Hi students, so this is our next lecture in modern Indian history. We are covering this topic through more than 500 MCQs, questions basically. 46 subscribers we have reached and we are about to reach a family of 50 and this is so good yaar. I mean it's been a week only. तो बहुत अच्छा लगता है. Then we will target more number of people. Okay, so let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो रॉयल चार्टर था ना ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600 CE डिड नॉट कन्फर अपॉन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द अथॉरिटी टू रेज ए प्राइवेट आर्मी. कि एज पर दिस चार्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट आर्मी नहीं रख सकती थी. सेकेंड ऑप्शन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए ट्रेडिंग कंपनी. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. दो एक को एक्सप्लेन करता है, दोनों करेक्ट है एक्सप्लेन नहीं करता है. इनमें से एक ही करेक्ट है, बताओ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इनिशियली जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना तो ये एज ए कमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश करी गई थी. इसका मेन पर्पस था ओवरसीज ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करना. सो इनिशियली इट प्रिटेंडेड एज ए बॉडी ऑफ मर्चेंट्स. पॉलिटिकल रूलर्स नहीं थे इसमें, मतलब ट्रेड करने वाले लोग थे जिनका पर्पस था ट्रेड करना. अर्ली एक्सपांशन में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी जा रही थी. कोई भी टेरिटरी एक्वायर नहीं करी थी इन्होंने अर्ली एक्सपांशन के टाइम पर. रॉयल चार्टर आया था 1600 में जिसमें क्वीन एलिजाबेथ वन ने मोनोपोली दे दी थी ओवर इंग्लिश ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज़. ठीक है, कंपनी के पास मोनोपोली थी ट्रेड की, बट प्राइवेट आर्मी ऑथराइज नहीं करी गई थी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज ट्रेडर आई थी. किसी तरह का टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट इनके माइंड में नहीं था, बट बाद में ये पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर में ट्रांसफॉर्म हो गई ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है और सेकंड वन को एक्सप्लेन करता है. क्योंकि ये एज ए ट्रेडिंग कंपनी आई थी इसलिए इसको प्राइवेट आर्मी का ऑथराइजेशन नहीं था. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the subsidiary alliance system, under this system the British were responsible for protecting the territory of Indian rulers against both external as well as internal aggression. A British armed contingent was stationed within the territory of the Indian ruler and its maintenance cost was borne by the British government. The Indian ruler could enter into the treaties with other Indian rulers or wage war only with the prior permission of the British. सोचो इसके बारे में. Okay. See, first of all, this question is about subsidiary alliance system. Subsidiary alliance was an important policy for British expansion. इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था इन 1798 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड करना बिना स्टेट को एनेक्स किए, मतलब स्टेट को एनेक्स भी ना करना पड़े और ब्रिटिश पावर को एक्सपांशन भी हो जाए. ये चीज़ थी इसमें, मतलब ब्रिटिश को टेरिटरी पर डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले आते थे. ठीक है, इसी पॉलिसी को एक्सपांशन विदाउट एनेक्सेशन भी कहा जाता है. इस अलायंस के अंडर मान लो कि कोई इंडियन रूलर है, वो
क्या करता था, ब्रिटिश की प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करता था, ब्रिटिश प्रोटेक्शन। तो ब्रिटिश उस स्टेट को एक्सटर्नल अटैक्स जैसे कि फॉरेन पावर का अटैक या दूसरी किंगडम का अटैक और इंटरनल डिस्टरबेंस, जो एक्सटर्नल अटैक है या इंटरनल कोई डिस्टरबेंस है जैसे रिबेलियंस हो गई या कोई सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया, किसी भी तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सो उससे प्रोटेक्ट करके रखते थे। सो देखने में तो ये अरेंजमेंट इंडियन रूलर्स के लिए बेनिफिशियल लगता था, लेकिन इसके क्लोजेस के थ्रू ब्रिटिश इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने लग जाते थे। सो धीरे धीरे रूलर की जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस है ना वो ख़त्म हो जाते थे। इस सिस्टम की जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी कि ब्रिटिश अपनी आर्मी का एक कंटिजेंट होगा जिसमें ब्रिटिश की आर्मी रहेगी, है ना, ब्रिटिश की आर्मी रहेगी। ये कंटिजेंट परमानेंटली इस स्टेट पर स्टेशन रहता था, मतलब यहीं पर ही रहता था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस कंटिजेंट का सारा जो खर्चा है, सारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कहाँ से आता था, सारा कॉस्ट ब्रिटिशर्स का नहीं होता था, ये इंडियन रूलर पे करता था। ठीक है, इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे, इंडियन रूलर से आते थे, ये खुद ही पे करता था इसको, सिर्फ ये कंटिजेंट ब्रिटिशर्स की होती थी। ठीक है, तो अगर रूलर पेमेंट नहीं कर पाता था तो ब्रिटिश उसकी जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लेता था, है ना, या मजबूर कर देता था ताकि ये रूलर अपनी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दे। एक और मेजर कंडीशन थी कि अलायंस एक्सेप्ट करने के बाद जो इंडियन रूलर है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। वो किसी दूसरे इंडियन रूलर या कोई दूसरी फॉरेन पावर के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकता, ना ही वो कोई वॉर डिक्लेयर कर सकता है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ब्रिटिश। इसका मतलब समझ रहे हो कि स्टेट का जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी थी ना वो पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में चली जाती थी। इसीलिए जो रूलर नाम का ही किंग हो जाता था एंड जो रियल पावर थी वो किसको चली गई, ब्रिटिश के पास चली गई। इस पॉलिसी से क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडियन स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, एक तरह के उससे उनके एलाइज बन गई, और ब्रिटिश को ना सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस मिली बल्कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी अपना कंट्रोल उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। सो याद रखना स्टूडेंट्स, जो सब्सिडरी अलायंस है 1798 में शुरू हुआ था। इसमें एक तो प्रोटेक्शन का प्रोविज़न था, जो ट्रूप्स होती थी वो ब्रिटिश ट्रूप्स होती थी, है ना। कॉस्ट कौन पे करता था, जो रूलर है वो कॉस्ट पे करता था, प्लस कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती थी, नो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश प्रॉमिस करता था कि वो रूलर को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, इंडियन रूलर की टेरिटरी में ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट को स्टेशन कर दिया जाता था एंड इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट वाज बोर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नो 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 नो, ये गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देती थी, ये कॉस्ट किसको बियर करनी पड़ती थी, रूलर को ही बियर करनी पड़ती थी। थर्ड ऑप्शन था इंडियन रूलर कुड एंटर इनटू ट्रीटीज विद अदर इंडियन रूलर्स ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ये बिल्कुल सही है। सो 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर ईयर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो 1798 में, एंड इट वॉज टू एक्सपांड ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन। इसमें प्रोटेक्शन का क्लोज था कि एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से हम बचाएंगे आपको, ये प्रॉमिस किया जाता था। दूसरा ये था कि एक ब्रिटिश आर्मी रहेगी जो परमानेंटली रूलर के पास स्टेशन रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहेगा वो इंडियन रूलर बियर करेगा, एंड अगर मान लो कि कॉस्ट पे नहीं हुआ तो टेरिटरी को सीज कर लिया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, ना तो इंडियन रूलर कोई वॉर डिक्लेयर कर सकता था, ना ही कोई ट्रीटी साइन कर सकता था, इंडियन स्टेट के साथ भी नहीं कर सकता था, फॉरेन स्टेट के साथ भी नहीं कर सकता था। सो फॉरेन अफेयर्स पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टर्म है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओरांग, इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट,
बनियान, ये यार बनिया होगा शायद, बनियान तो नहीं है। इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। बताओ इसमें कौन सा सही है। ये एक्चुअली पर्शियन टर्म्स हैं, मतलब ओरांग तो पर्शियन टर्म है। ठीक है, चलो देखते हैं। सी जो ओरांग है ना, ये एक पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई वेयर हाउस कह लो, या फिर कोई कमर्शियल सेंटर, किसी तरह का कमर्शियल सेंटर। जो मुगल्स थे ना, मुगल्स या फिर अर्ली ब्रिटिश पीरियड में ओरांग कुछ प्लेसेस को कहा जाता था जहाँ पर जैसे गुड्स स्टोर करके रखा जाता हो और फिर वहाँ से ट्रेड होता हो। तो इसका ना स्टेट ट्रेजरी से कोई रिलेशन नहीं था। ट्रेजरी तो रेवेन्यू वो सब चीज़ों की बात आ गई ना। तो ये तो गुड्स स्टोर करने की एक जगह होती थी, एक तरह से वेयर हाउस होता था, है ना। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत होते ही हम 50-50 पर हैं। दूसरा जो है बनिया, ये मर्चेंट्स होते थे, है ना। ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन मर्चेंट्स जब इंडिया में आए थे ना, तो उन्हें लोकल लैंग्वेज, कस्टम्स, मार्केट्स और मर्चेंट्स की नॉलेज नहीं थी। इसलिए उन्होंने कुछ इंडियन मर्चेंट्स और बिजनेसमैन को अपना एजेंट या इंटरमीडियरी अपॉइंट किया था। इन्हें बनिया कहा जाता था। ठीक है, ये एक तरह से ब्रिज का काम करते थे। जैसे एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ जो लोकल ट्रेडर्स होते थे, लोकल ट्रेडर्स, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन एंड ऑल एस्टेब्लिश करवाने का काम इन बनियों का होता था, है ना। इनको बनिया कहा जाता था। ठीक है, ये क्या करते, गुड्स परचेज करते ट्रेडर से और ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइनेंस अरेंज करते, अकाउंट्स मेंटेन करते, एक तरह से वो बही खाता मेंटेन करते थे, है ना। मनी लेंडिंग करते और जो भी लोकल नेगोशिएशंस है ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करते थे। तो इन दोनों के बीच इंटरमीडियरी होते थे ये। तो बनिया इंडियन एजेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही है ये। अंडरस्टूड। तीसरा जो टर्म है ना, मिरासीदार, ये एक्चुअली मद्रास प्रेसिडेंसी से एसोसिएटेड था। वहाँ पर मिरास का मतलब होता है हेरिडिटरी राइट, हेरिडिटरी राइट। सो मिरासीदार का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास लैंड पर हेरिडिटरी राइट्स होते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब र्योतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ सारे एरियाज़ में मिरासीदार को एज प्रोप्राइटर अपॉइंट कर दिया था। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके पास हेरिडिटरी राइट्स हो लैंड के, है ना। ये क्या करते थे, ये कंपनी को लैंड रेवेन्यू पे करते थे। तो एक तरह से ये, क्योंकि उस लैंड के ओनर होते थे, तो उस लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू जो है ये पे करते थे। सो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। जब उनकी लैंड होगी तो रेवेन्यू वही पे करेंगे। सो मिरासीदार एक तरह से लैंड होल्डर्स बोल सकते हो, जो रेवेन्यू भी की पे करते थे। सो थर्ड करेक्ट है। सो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। सो ओरांग एक पर्शियन टर्म है जो कि वेयर हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। बनिया ये एजेंट्स होते थे, इंटरमीडियरीज होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल ट्रेडर के बीच में अरेंजमेंट करते थे ये, है ना। मिरासीदार ये मद्रास प्रेसिडेंसी से एसोसिएटेड है। ये लैंड ओनर्स होते थे, है ना। र्योतवारी सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से पहले, आपको पता है इधर र्योतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था इन मद्रास प्रेसिडेंसी। जो ज़मींदारी सिस्टम था वो बेसिकली बंगाल और जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर शुरू हुआ था। सर्व्ड एज द डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, मिरासीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया अर्ली 1770s में स्टेटमेंट 1 कहता है कि बंगाल प्रोविंस में फेमाइन आई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसमें नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वैनिश हो गई थी। स्टेटमेंट 2 कहता है द फेमाइन वॉज प्रिसीडेड बाई सक्सेसिव क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। स्टेटमेंट 3 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज्ड हाई कैश रेवेन्यू डिमांड्स ऑन कल्टिवेटर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द हार्वेस्ट कंडीशंस। सो इसमें दोनों करेक्ट हैं, 2 and 3, और दोनों ही एक को एक्सप्लेन करती हैं। दोनों करेक्ट हैं बट एक ही एक्सप्लेन करता है।
इन 2 और 3 में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है ये वो वाले क्वेश्चंस है जिसमें स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, आपको ये बताना है 2 और 3 में से कौन सा एक्सप्लेन करता है, या दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं, बताओ। देखो यार, आप देख सकते हो जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ना, बिल्कुल सही तो है। मतलब क्रॉप फेलियर हुए थे, क्लाइमेट कंडीशन एडवर्स थी, तो फेमाइन उस वजह से आई थी। फिर क्या हुआ, हाई कैश रेवेन्यू डिमांड होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इरेस्पेक्टिव ऑफ हार्वेस्ट कंडीशन। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों ही 1 को एक्सप्लेन करती हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ईयर। सो बेसिकली हुआ क्या था, 1770 में एक बहुत बुरी फेमाइन आई थी। सो बेसिकली 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। दीवानी के अंडर जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। कुछ साल बाद बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ बंगाल्स पॉपुलेशन, अराउंड 10 मिलियन पीपल जो हैं वो इस फेमाइन की वजह से लॉस्ट हो गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले इसका नेचुरल कोज समझते हैं। 1769-70 के दौरान बंगाल में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थे, मतलब 2 साल लगातार जो क्रॉप थी वो फेल हो रही थी। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, क्रॉप फेल हो रही थी, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम थी, फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, जिसकी वजह से फूड स्कैरसिटी हुई, फूड प्रोडक्शन कम हुआ, फूड अवेलेबिलिटी कम थी। लेकिन सिर्फ क्रॉप फेलियर होता तो शायद मैनेज हो जाती, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन को कम नहीं किया, है ना। इट कंटिन्यू टू इम्पोज हाई कैश बेस्ड रेंट रेवेन्यू डिस्पाइट क्रॉप फेलियर्स। कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं दिया रेवेन्यू कलेक्शन में। पेजेंट्स ने क्या किया, जो भी जितना भी उनके पास अनाज था, ग्रेन था, केटल था, जो भी एसेट्स थे ना, वो उन्होंने बेच दिए टू पे टैक्सेस, एंड जिसकी वजह से दिस फर्दर रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी एंड वर्सन द फेमाइन। इसकी वजह से फेमाइन और ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़त्म हो गई। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। इसने ना एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को एक्सपोज किया। अभी तक तो सिर्फ ये था कि ये सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग बेनिफिट्स के लिए है, बट इस इंसिडेंट के बाद कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पॉलिसीज़ पर ब्रिटिश में भी क्वेश्चंस उठने लग गए थे, है ना। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लॉयटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इनसेंसिटिविटी को दिखाता है, और उसकी वजह से कितनी मास ह्यूमन ट्रेजेडीज़ हो गई इस चीज़ को दिखाता है। अंडरस्टूड। सो देर वॉज मैसिव लॉस ऑफ लाइफ। 1770 द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। सो सारे जो रीजंस थे वो एक्यूमुलेट होकर बहुत ज़्यादा एक डिज़ास्टर में टर्न हो गए। विद रेफरेंस टू ए प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, 19th सेंचुरी का कोई लीडर है, he was associated with young Bombay reformist circle which advocated women education and rational examination of religious practices, became the first Indian to win a popular election to the British Parliament during the colonial period, wrote for the Gujarati daily Samachar Darpan, contributing a series titled Dialogues of Socrates and Diogenes. So Diogenes. सो इसमें ऑप्शंस है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे एंड दादा भाई नौरोजी। सोचो। देखो इसमें ना कुछ कॉमन चीज़ तो वैसे वो चीज़ें तो नहीं दे रखी हैं जो नॉर्मली होती हैं। जो डियोजीन्स है ना, ये एक्चुअली कोई एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था। तो ऑप्शन में यार एक तो यंग बॉम्बे रिफॉर्मिस्ट साइकिल से एसोसिएटेड था ये, जो कि विमेन एजुकेशन के लिए काम कर रहा था। ये फर्स्ट इंडियन था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पॉपुलर इलेक्शन विन किया था।
समाचार दर्पण भी लिखा था, गुजरात डेली। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स ए सीरीज टाइटल डायलॉग्स ऑफ सॉक्रेट्स एंड डियोजेन्स। ये इन फिलोसोफर्स के डायलॉग्स की सीरीज इन्होंने चलाई थी। अच्छा, इनके बारे में ना एक और चीज़ बता देती हूँ, इनको ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब शायद आपको याद आ गया होगा। इनकी एक थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, या फिर इनकी एक और थ्योरी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब तो याद आ ही गया होगा। सो ही द पर्सन मेंशन्ड हियर इज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ना यंग बंगाल मूवमेंट से, यंग बॉम्बे मूवमेंट से ये जुड़े थे, जो कि विमेन एजुकेशन, साइंटिफिक थिंकिंग और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड काम करती थी। ठीक है, 1892 में ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट भी हुए थे। पहले इंडियन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होने वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। ये राइटर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे। इन्होंने अपना न्यूज़पेपर समाचार दर्पण चलाया था गुजराती में, और इसके अलावा डायलॉग्स ऑफ सॉक्रेट्स एंड डियोजेन्स ये भी लिखा था इन्होंने। ठीक है, सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यंग बॉम्बे मूवमेंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। ये पहले इंडियन थे इलेक्ट होने वाले 1892 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी। समाचार दर्पण इन्हीं का है। डायलॉग्स ऑफ सोक्रेट्स एंड डियोजेनस, ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। बाकी जो अदर पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें फिरोज शाह मेहता ने, इनको लायन ऑफ बॉम्बे बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का पता ही है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। महादेव गोविंद रानाडे का क्या है, प्रार्थना समाज है, सोशल रिफॉर्मर थे ये। ठीक है, चलो, सो दिस इज़ इट। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा कंटेंट हैवी होता है, फैक्ट हैवी होता है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, बट एक दो बार देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में ना वैसे बाकी आप रूल आउट कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में दादा भाई नौरोजी ही हैं, है ना, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे। चलो तो फिर आई मीट यू इन अनदर सेशन। बाय बाय, टेक केयर।